बोलता हूँ कि देखिए बिजली, पानी और सड़क ये हमारी मूलभूत सुविधाएँ हैं। इनके ऊपर कंसिस्टेंटली काम होना चाहिए और यदि कोई दमदार व्यक्ति उस पोज़ीशन पर होगा, तो वो पीडब्ल्यूडी है डिस्फंक्शनल। आपका मातृ शिशु अस्पताल यहाँ पर है डिस्फंक्शनल। आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन अंदर है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन के जो आपके ये हैं डॉक्टर्स हैं, वो ये मुद्दे हमारे भी मुद्दे हैं। रोज़गार हमारा मुद्दा है। क्यों जब आपने नगलाड़ में फैक्ट्रीज लगाई थी, ये कमिटमेंट दी गई थी कि भाई आपको लैंड लीज पर इसलिए दी जा रही है, आपको सब्सिडाइज्ड बिजली देंगे, सब्सिडाइज्ड पानी देंगे। इंदौरा में पेप्सी का प्लांट लगा और बड़ा अच्छा लगता है कि देखकर कि उन्होंने लोकल लड़कों को एडजस्ट किया, लोकल लोगों को वहाँ पर लिया। हमारे यहाँ 15 से 20 फैक्ट्रीज हैं। कौन काम कर रहा है? रक्षित नूरपुर, एक साफ नूरपुर, एक स्वच्छ नूरपुर और एक ऐसा नूरपुर जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस किया जाए। यदि वो हम आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, तो आई थिंक एज ए जनरेशन हम लोग अपने आप को फेलियर हैं। नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे नूरपुर विधानसभा में जसूर की। यहाँ पर एक मतलब आज के होने वाले उभरते नेता भी उनको हम कह सकते हैं, अखिल बख्शी जी। पीछे आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये पूर्व में विधायक भी रहे हैं, समाज सेवी भी रहे हैं, रणजीत बख्शी जी। आज मुलाकात करेंगे उनके पुत्र अखिल बख्शी जी से और जो भी है अपने बारे में वो खुद बताएंगे। तो मिलते हैं अखिल बख्शी जी से। अखिल जी, आपका स्वागत है केएच मीडिया में। तो आज बात करेंगे, हम आपसे मिलेंगे। पहले अपने हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें जी, कि आपका नाम, आप कहाँ से हो, उसके बाद आगे चर्चा शुरू करेंगे। जी, मैं अपनी पहचान जो है मैं हमेशा अपने पिता के नाम पर मानता आया हूँ और मेरे पिता आदरणीय श्री रंजीत सिंह बख्शी थे, जो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से जो हैं, जो विधायक भी रह चुके हैं और उससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में बहुत समय उन्होंने अपने जीवन के 40 साल इस पार्टी को दिए हैं। और मेरा जी 2012 में यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ था और मैंने तकरीबन 10 साल की जो अपनी नौकरी है वो की है और ट्रेनिंग के बाद जो है मैं अलग-अलग जगह पर उत्तर प्रदेश में पोस्टेड रहा। जी, और मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनके नाम की हमने एक छोटी-सी संस्था बनाई, जिसके माध्यम से हमने समाज सेवा का कार्य नूरपुर क्षेत्र में शुरू की। पिताजी ने जो संस्था बनाई थी वो किस नाम से थी? पिताजी ने एक क्षत्रिय कल्याण सभा के नाम से एक संस्था बनाई थी 2005 में। जी। पिताजी जब 2003 का इलेक्शन हारे, तो उन्होंने जनता का जो भी एक वर्डिक्ट था उसको सर माथे रखा और पॉलिटिक्स से एक तरह का संन्यास ले लिया। जी। पीछे हटकर 2005 में लेकिन वो समाज सेवा की जो उनकी एक ललक थी, जिस चीज़ को वो कैरी ऑन करना चाहते थे, जी। जी। इसी को उन्होंने कंटिन्यू करते हुए ये संस्था बनाई, जिसके अंतर्गत वो बहुत से अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद किया करते थे। जी। कुछ ऐसी विधवाएं थी जिनको परमानेंट पेंशन हमारी संस्था की ओर से जाया करती थी। अच्छा। कुछ ऐसे लोग थे जिनके घरों से लेकर उनके इलाज तक जो है का खर्चा जो है इस संस्था ने वहन किया। और साथ ही साथ क्योंकि इसका नाम क्षत्रिय कल्याण सभा था, तो आपका जो धार का एरिया पड़ता है, वहाँ पर इस संस्था ने अपने बलबूते से क्राउड फंडिंग करके एक वजीर राम सिंह पठानिया की एक मूर्ति की स्थापना भी वहाँ पर कराई थी। धार में? जी, ये चक्की वाला धार? जी, पंजाब में? जी। और उसके बाद जब हमने इसको रीनेम किया पिताजी की मृत्यु के बाद, तो हमने कहीं न कहीं समझा कि अब समय जो है, जो वर्तमान का आज का समय है, इसमें आप कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं हो सकते। जी। अगर कोई बीमारी है तो वो किसी के घर में भी हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर यदि कोई इस तरह की लेडी हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, तो वो भी कोई भी हो सकती है। जी। या कोई भी अगर किसी का घर टूटा है, किसी पर आपदा आई है, किसी का शौचालय नहीं है, तो हमने इसका नाम जो है वो पिताजी के नाम पर चेंज कर दिया और इसको क्षत्रिय कल्याण सभा से रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा के नाम से इसका ऑपरेशन शुरू। ये लॉकडाउन के दौरान हुआ? ये जी, आप कह सकते हैं पिताजी की जो मृत्यु है वो हुई दिसंबर 2020 में और ये जो हमने संस्था है इसको ऑफिशियली हमने रजिस्टर कराया है सितंबर 2021 में, जब आपका लॉकडाउन का दूसरा फेज़ चल रहा था। दूसरा फेज़ चल रहा था। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये नाम कैसे आपका मन में आया कि रणजीत बख्शी फाउंडेशन रखा जाए? जी, एक्चुअली इसके भी 2 कारण हैं। जी। जी। पहला कारण ये था कि जब मैं सर्विस में था, तो मेरे फ़ादर बहुत बार मुझे फ़ोन किया करते थे और वो कहा करते थे कि भाई तूने जो प्रूव करना था जीवन में वो तूने कर लिया। जी। अब ऐसा है कि जब तक तुम अपने जो तुम्हारी जन्मभूमि है, जब तक तुम उसको अपनी कर्म भूमि नहीं बनाओगे, तब तक बाहर रहकर किसी और का भला करने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी उनकी सोच थी और वो शायद इसलिए भी थी क्योंकि पिताजी खुद नेवी के वेटरन रहे हैं। ओह! वो 1969 में नेवी की अपनी नौकरी को छोड़कर आए थे। अच्छा, वो आईएनएस विक्रांत में विशाखापट्टनम में पोस्टेड रहे थे 1961 की
जो आपकी गोवा की लिबरेशन वॉर थी पोर्टुगीज के साथ। अच्छा। उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके लिए उन्हें जनरल सर्विस मेडल भी मिला था। ओ। इसके अलावा 1965 की जो आपकी इंडो पाकिस्तान वॉर थी, 1962 की जो इंडो चाइना वॉर थी, उसमें भी उन्होंने नेवल फोर्सेस में पार्टिसिपेट किया था। क्या बात। तो 69 में जब वो छोड़कर आए, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये ख्याल था कि मुझे अपनी जन्मभूमि की सेवा करनी है। और यही एक आप कीड़ा कह सकते हैं ऐसे, ये में मेरे दिमाग में भी डाला। बिल्कुल। और उनकी मृत्यु के बाद मुझे आज भी याद है कि जब उनका पार्थिव शरीर हमारे घर का जो ड्राइंग रूम है वहां पर पड़ा था, तो मेरे मन में बहुत से ख्याल थे। एक इमोशनल जो होता है, एक अटैचमेंट जो है वो तो रहती ही है। लेकिन जब उनको लेकर जाने लगे तो उन्होंने सर पर जो टोपी डाली थी वो उठाकर मैंने अपने सर पर पहन ली। और मैंने अपने आप से ये वादा किया कि आपकी जो लेगेसी थी, आपका जो गुडविल था, जो आपकी समाज के प्रति सोच थी, जो सपने शायद आपके अधूरे रह गए, मैं आपके पुत्र के तौर पे इन सपनों को अवश्य पूरा करने का प्रयास करूंगा। और आज बहुत से लोग इस टोपी को कांग्रेस के साथ एसोसिएट करके देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। मेरे पास कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं है, लेकिन ये टोपी जो है ये सिर्फ मेरे पिता का एक स्मारक है, एक उनकी याद है। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से आज भी उनका हाथ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। चलो बढ़ते हैं आगे आप। तो ये तो आपकी अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है। और ये डीएनए में भी चला गया कि उन्होंने भी जॉब किया था, उसको त्यागा। आपने भी यूपीएससी क्लियर की, उसके बाद उसको त्याग दिया। 10 साल जॉब करने के बाद ऐसा मतलब रेयर ही है, कहीं कहीं होता है। लेकिन अब करते हैं थोड़ी सी राजनीतिक बात जी। आजकल सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा है, ठंड है, हम देख लो पूरे मफलर लगाए हुए हैं, ठंड है। ठंड के मौसम में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। नूरपुर की राजनीति ऐसे उथल पुथल सी हो रही है। तो हाल फिलहाल में आप भी शायद थे कि मीडिया ने भी कई मुद्दे उठाए थे, जो कि विधायक के साथ जो मुद्दे उठाए थे, उन पर थोड़ी सी आज चर्चा हो जाए रूबरू जी। ये मामला क्या, आपने हाल फिलहाल में एक लाइव टेलीकास्ट किया था फेसबुक पर, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, उसके बाद आगे। जी जी जी। दरअसल मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पहले आपको दे देता हूँ इसके बारे में। हम लोगों ने संस्था के तौर पे जब हमने पिछले 5 साल में जगह जगह पर, गांव गांव में, गली गली में जाना शुरू किया जी, तो हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर आज दिन तक रास्ता नहीं। बहुत से ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज का जो मेरे दिमाग में सबसे पहले बात आई, सुखार हमारी एक ग्राम पंचायत पड़ी। जी, सुखार में एक गांव आता है सलाड, जिसको जाने के लिए आपको एक खड का रास्ता जो है वो क्रॉस करके जाना पड़ता है। फिर आप तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई ऊपर चढ़ते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि वहां पर अगर कोई गर्भवती महिला है, वो बीमार हो जाए, और ये सवाल मैंने वहां के बाशिंदों से पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि हम एक उसके ऊपर उस लेडी को लगाते हैं, और या तो हम उसको पैदल लेकर आते हैं या फिर घुमाकर नवा शहर से एक रास्ता निकलता है जहां से हम उनको लेकर जाते हैं। अच्छा, और ये सिचुएशन सिर्फ सलाड में नहीं है, आप खजन में चले जाइए, वहां पर एक भलोई करके गांव पड़ता है, वहां पर भी यही सिचुएशन है। आप हाथीधार में चले जाइए तो धापड़ से आगे की सड़क आपकी नहीं है, समलेत जाने के लिए यही चीज होती है। इसी तरह से आप जब हम लोग फिरने लगे, हम लोग जाने लगे, हमें कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार, ये चीज जो है ये अब देखिए हमारे बजट से बाहर है। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग पीडब्ल्यूडी के लैंड एक्वायर करके इस तरह के काम करवा सके। बिल्कुल नहीं। ये काम पॉलिटिकल तौर तरीके से ही करवाए जाने चाहिए। और जब हमने इसके बारे में अपने जनप्रतिनिधियों तक लोगों को भेजना शुरू किया, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सामने से जवाब ये मिला कि भाई मेरी सरकार नहीं। मेरी सरकार नहीं। अच्छा, मेरी सरकार होगी तो मैं करूंगा। तो सबसे पहला ख्याल मेरे मन में ये आया कि भाई मान लिया कि प्रदेश में आपकी सरकार नहीं, पर केंद्र में तो आपकी सरकार है। बिल्कुल। जिस पार्टी के झंडे आप उठाकर फिरते हैं, उसी पार्टी की सरकार लगातार पिछले 12 वर्ष से केंद्र में है। बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री आपके हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर का वादा पूरा नहीं हुआ। आपके रोड ट्रांसपोर्ट के, इन हाईवेज के मिनिस्टर आपके हैं, लेकिन 4 लेन की जो आपने कंडीशन आज यहाँ पर देख रहे हैं वो इनके उसमें है, नहीं को है। तो इन दोनों चीजों पे आपका फोकस नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि जल शक्ति मंत्री से हम लोग फिरना सिंह नहर के लिए प्रोजेक्ट लेकर आए, पैसे लेकर आए। तो देखिए, दो में से एक चीज हो सकती है, या तो आप इतने काबिल हैं कि आप जल शक्ति विभाग से जो है पैसा 300 करोड़ सैंक्शन करके ले आ सकते हैं, या फिर आप इतने बेकार हैं कि आप अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एक प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए आप किसी मंत्री के सामने रिक्वेस्ट तक नहीं कर सकते। तो इन चीजों को मैं इसे दोगलापंथी मानता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये बहुत दोगला एटीट्यूड है। लोगों के सामने मुखौटा पहन के कुछ और कहना, पब्लिसाइज करना कि मेरी निजी संपत्ति है, मैं निजी संपत्ति में कर रहा हूँ। आप ही की तरह इस पॉडकास्ट में कहीं क्लेम किया गया था कि मैं 70-80 लाख का टैक्स भरता हूँ, जबकि जब हमने इलेक्शन एफिडेविट निकाला तो उसमें टैक्स 8.5 लाख रुपए का था।
चलिए निजी में मैं जाता भी नहीं, मैं ये भी नहीं बोलता कि आप टैक्स चोरी कर रहे हैं या आप सरकार के साथ कुछ वो कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल है, पर आपको जैसे ठीक लगता है करें। बिल्कुल। पर जब लोगों के काम की बात आती है तो जो मुद्दे हमने उस लाइव के माध्यम से उठाए वो मुख्यतः 5 मुद्दे। सबसे पहला मुद्दा ये था कि एक बहुत इनइक्विटेबल तरीके से रिसोर्सेज की विधायक निधि की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। जी। 10 पंचायतें हैं जिनको 94 लाख रुपए के काम दिए गए। जिन पंचायतों में आपके कुछ अपने कार्यकर्ता, अपने व्यक्ति थे। जी। लेकिन 25 पंचायतें यहाँ की ऐसी थी जिनमें मुश्किल से मुझे लगता है 30 या 40 लाख का काम हुआ हो। उनमें से जसूर एक पंचायत है। जी। हमारे जो भारद्वाज साहब हैं, जो हमारे सांसद जी हैं, उनकी होम पंचायत। 2023 से 24 का डाटा जब हमने एनालाइज किया तो सिर्फ एक व्यक्ति का डंगा लगा था उसमें। अच्छा। और कुछ नहीं। मिंजरा में एक काम हुआ था, थोड़ा में कोई काम नहीं हुआ था, और इसी तरह लगभग 25 पंचायतों में इतना कम जो है वो कार्य किया गया। लेकिन जब आपकी बाकी चीजों की बारी आई, इन 10 पंचायतों की बारी आई, तो उसमें 94 लाख का कार्य किया गया। दूसरा सवाल हमने उठाया था कि आप विधायक निधि का जो खर्च है वो ग्रेट वर्क में, डंगों पे, नालियों पे या हैंडपंप्स पे क्यों कर रहे हैं? हैंडपंप्स के लिए आप जल शक्ति विभाग को भी, वहां से भी पैसा आता है। बिल्कुल। एक रास्ते बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी के पास एक एनुअल मेंटेनेंस प्लान आता है, 11 लाख रुपया पर किलोमीटर मिलता है। आजकल पिछली सरकार में ये 30 किलोमीटर का एक सैंक्शन था, इस बार जो है 16 किलोमीटर पर ईयर का है। बिल्कुल। तो मतलब 50 किलोमीटर की रोड जो है वो आप बड़े आसानी से बनवा सकते हैं। बिल्कुल। सिमिलरली आप ये जो डंगे लगवा रहे हैं ये पंचायत स्तर के काम है। जी जी। नालियां बनवाने के लिए 60% पैसा जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर पंचायत को डायरेक्टली आता है। वाई आर यू स्पेंडिंग? आप विधायक निधि का ये फालतू का खर्च क्यों कर रहे हैं? ऑन दी अदर हैंड, जो मेरा तीसरा सवाल है, जी, जिन चीजों पर खर्च करना चाहिए, जैसे रोजगार जनरेट करने में, शिक्षा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, विद्युतीकरण के ऊपर, गांव को कनेक्ट करने के ऊपर, वहां पे आपका खर्च जो है वो बहुत बहुत मिनिस्क्यूल सा है, बहुत मामूली सा है। तो हमारा पूछना ये था कि इन चीजों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर खर्च क्यों नहीं, और आप कब तक लोगों को डंगे, नाली और इन सब चीजों में, रास्तों में फंसा कर रखें। चौथा सवाल हमारा ये था कि आपने ये जो बेनिफिट्स, चलिए मान लिया डंगे नाली का भी दिया, जी, ये आपने सिर्फ अपने कुछ खासम खास लोगों को, अपने ऐसे लोगों को जो आपकी पार्टी के डेजिग्नेशन होल्डर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को क्यों दिए? बिल्कुल, ये न्याय संगत बात नहीं, ये न्यायपूर्वक बात नहीं है, ये अन्याय है नूरपुर की जनता के साथ। और इसी चीज में आप जब माइनिंग बेल्ट की हमने 4 पंचायतें आइडेंटिफाई की, बिल्कुल, कंडवाल, खन्नी चिखली, खन्नी ऊपरली और हड़ई, इन चारों पंचायतों में लगभग 36 लाख का काम हुआ है। अब देखिए 25 पंचायतों में 30 लाख, हाँ बिल्कुल, और 4 पंचायतों में 36 लाख, और वो भी ऐसे ऐसे लोगों के काम हुए हैं जिनके साथ आपने, चक्की में जिनकी जमीन थी, आपने उनके साथ लीज करके जो है उनकी जमीन मायने के लिए ली है, बदले में आपने तरीके से विधायक निधि यूज करके किसी का डंगा लगाया है, किसी के घर तक रास्ता पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और पांचवा सवाल हमारा ये था कि जब एमएलए प्रायोरिटी स्कीम्स के अंडर 4 हेड्स होते हैं, बिल्कुल है ना, उसी पर जा रहा था, ट्रांसपोर्ट होता है आपका, ये सीवरेज का होता है, रोड्स ब्रिजेस का होता है, इसमें आपने 2023 के बाद कोई रिकमेंडेशन 2 साल की नहीं भेजी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं भाई साहब, मुझे शर्म आई वो देख के। आप प्लानिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, आप उन हेड्स में देखिए, सब विधायकों ने, चाहे वो ऑपोजिशन के हों या वो सिटिंग गवर्नमेंट के हों, बिल्कुल हर किसी ने कोई ना कोई रिकमेंडेशन भेजी है, लेकिन नूरपुर के आगे लिखा है माननीय विधायक से स्कीम प्राप्त होने पे शामिल की जाए। क्या इतने नासमझ हैं हमारे विधायक? क्या इतने बेवकूफ लोगों से घिरे हैं वो? क्यों उन्हें ये भी नहीं पता कि मुझे प्रायोरिटी के लिए अपनी स्कीम भेजनी है? एंड वर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे जब इसके मिनट्स की मिनट्स ऑफ द मीटिंग हमने निकाले, उसमें ये पाया गया कि इन्होंने जो 15-20 मुद्दे उठाए थे, उनमें से 2 मुद्दे बड़े मुख्य थे। पहला ये था कि चक्की में जो भूमि कटाव हो रहा है, उसमें जो है बांधों का निर्माण क्यों करे सरकार? अच्छा, भूमि कटाव आप करें और निर्माण सरकार करे, बिल्कुल। और दूसरा मुद्दा, इन्होंने उद्योग विभाग को रेकमेंड कराया है कि भाई माइनिंग की नई नीति बनाई जाए, जिससे सरकार तो बहुत रेवेन्यू आएगा, और साथ साथ जो है ये कहा है कि उसमें माइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। अच्छा, मतलब ऑलरेडी आप जो कर रहे हैं, धरती का सीना छलनी कर रहे हैं आप। धरती माँ है हमारी, और माँ का सीना छलनी करके आप खुद को बेटा कह रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा लगा कि ये एक डबल स्टैंडर्ड्स है, ये एक जिस कुर्सी पर वो आसीन है, जिस पद पर वो आसीन है, ये उस पद को शोभा नहीं देता। और मैं एक बार फिर से कह दूं कि मैंने अपने लाइव पे भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि विधायक जी एक बुरे व्यक्ति हैं। वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं, लेकिन शायद वो कुछ ऐसे नासमझ लोगों से घिरे हैं जिन्होंने अपने घर भरने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए उनको मिसगाइड करना शुरू कर दिया है।
तो जो उनका कार्यकाल बचा है, जिस समय तक वो इस कुर्सी पर आसीन है, मेरी आपके माध्यम से भी और उस लाइव के माध्यम से भी मैंने कहा था कि भाई मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि पब्लिक रिसोर्सेज के साथ ये मत कीजिए। जी निजी संपत्ति से जो करना है करो। आप उसको होटलों में उड़ाओ, आप लोगों को शराब पिलाओ, आपको जो ठीक लगता है आप करो। हम उस पे कमेंट नहीं करेंगे। ऐसे कौन कौन लेकिन पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे कौन कौन से कार्य थे जिन पर विधायक ने अभी तक मतलब संज्ञान नहीं लिया, जब उन्होंने रेकमेंड नहीं किया सरकार को, वो हमारे दर्शकों को बता देंगे लाइव के माध्यम से आप जी व्हाई नॉट। आप अगर कागज चाहेंगे तो मेरे पास इसके कागज भी फिलहाल उपलब्ध हैं। नहीं, आपने लाइव में तो बात की है, लेकिन हमारे दर्शकों को भी जानकारी मिलनी चाहिए, वो कौन-कौन से, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा था, ज्वलंत मुद्दा है ये। कागज ही इतने सारे हैं कि आप कहाँ-कहाँ, किस-किस में गलतियां ढूंढें। नहीं, ये तो ये देखिए, जी, रोड्स एंड ब्रिजेस प्लानिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट से निकाला गया है। ग्रोथपुर माननीय विधायक की स्कीम प्राप्त होने पर शामिल की जाएगी। जी। बजट का अनुदान ऑलरेडी इसके पास आ चुका जी, ये 24-25 का है। है। जी, ये है 24-25 का जी, और बजट का 0.25 लाख जो है इसके लिए आ चुका है। लेकिन अभी तक इन्होंने उसमें कुछ नहीं किया। कुछ नहीं अब फॉर एग्जाम्पल ये ज्वालामुखी में है, नगरोटा तक पुल का निर्माण किया जाए। उसी तरह से धर्मशाला में है कि कांगड़ा में है कि टांडा और इन सब चीज़ों का जो है निर्माण किया जाए। वैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे सीवरेज के लिए, ज्वाली में रेनोवेशन एंड रीमॉडलिंग ऑफ वेरियस वाटर सप्लाई स्कीम्स इन ज्वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसी से देखिए सीवरेज नूरपुर के लिए जब आदरणीय हमारे पठानिया जी जो हैं वो वन मंत्री थे, जसूर के लिए जो है एक सीवरेज की स्कीम लगभग आई थिंक 14 करोड़ रुपए की सैंक्शन हुई थी, जो आज तक ग्राउंड पे उतरी नहीं है। उतरी नहीं है। आप उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी, मैं मंत्री बनूंगा, मैं फिर काम करूंगा? फिर काम करूँगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। मतलब अगर एक देखिए, अगर आप मुझसे पूछ विधायक तो इस टेन्योर के लिए बनाया गया है। विधायक इस टेन्योर के लिए हैं और विधायक जब बने थे, जब इनकी कैंपेन शुरू हुआ था, तो वो किसी टिकट के आश्वासन पे नहीं हुआ था। बिल्कुल। एक सिटिंग मंत्री यहाँ से थे, किसी को नहीं पता था कि उनको उठा के फतेहपुर पटक दिया जाएगा और इनके साथ जो है इनको यहाँ टिकट मिल जाएगी। ये तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जब आपको कार्य करने हैं, जब आप काम करवाना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी भी फिर उसी तरह की होनी चाहिए। मान लीजिए अगर इनको टिकट नहीं मिलती और ये इंडिपेंडेंट जीत जाते कांग्रेस की गवर्नमेंट में, फिर क्या करते? फिर भी यही बहाना रहता। नहीं, इन्होंने जो गारंटियाँ दी थी, वो तो आज़ाद के लिए दी थी ना, व्यक्तिगत थी गारंटियाँ। बिल्कुल सही बात। उन पर आपका कुछ कोई कमेंट? देखिए गारंटियाँ जब इन्होंने दी थी तो मुझे लगता है कि जो इनका इतना बड़ा मार्जिन था, जो एक 18,500 का मार्जिन था, वो कहीं न कहीं उन गारंटियों की ही देन थी। क्योंकि जो हमारी जनता है वो एक परेशानी के सबब से गुज़र रही थी। उन्होंने देख लिया था कि हमने भई कांग्रेस को भी ट्राई कर लिया, बीजेपी को भी ट्राई कर लिया, हमने दोनों कैंडिडेट्स को देख लिया, हमें जो है कि सूटेबल नहीं रहता और एक थर्ड चेहरे के रूप में, एक थर्ड फ्रंट के रूप में इन्होंने अपने आप को प्रेज़ेंट किया था। जी। और जब वो गारंटीज़ आई, जब वो पर्चियाँ बँटी, तो हर चीज़ पे ये क्लेम किया गया कि भई ये चीज़ हम बने ना बने, करें ना करेंगे, हम करके देंगे। आपने देखा नहीं कि मैं बिना कुछ हुए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, अब मैं ये भी करके दूँगा। जब बन गए, तो एक कॉमन बहाना जो है वो आ गया कि भई मेरी सरकार ने। आप मुझे बताइए कि इस टाइम पे कितने विधायक हैं बीजेपी के? जितने भी विधायक हैं, कि अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वो डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर नहीं आ रहे? बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आप एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को देख लीजिए, आप मंडी को देख लीजिए। मंडी में जब आपदा आई तो 10 में से 9 विधायक बीजेपी के हैं वहाँ। एक-एक विधायक अपनी जनता के साथ जाकर खड़ा हुआ। एक-एक विधायक जो है हर उस जगह को विज़िट किया जहाँ पर ज़रा-सा पानी भी आया था। बिल्कुल। किसी के घर का नुकसान हुआ था, कुछ और भी किया था। ये तो मिंजरा भी तब गए जब हम पहुँचे। पहले हम गए, हमने वहाँ पे सब कुछ देखा, इनके चैनल्स ने, इनके नेटवर्क ने इनको इन्फॉर्मेशन दी और अगले दिन सुबह वहाँ पे दौरा करने के लिए ये पहुँच गए। बिल्कुल। हमने मिंजरा में भोल ठाकरा स्कूल को अडॉप्ट किया, तो उसके कुछ समय बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिंजरा को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा। देखिए ये कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है। मैं आपको अगर बताऊँ, भोल ठाकरा स्कूल को चुनने का मेरा मकसद ये था कि उसकी नींव पापा ने रखी थी। बिल्कुल। हमें लगा कि कहीं न कहीं हम उसको अगर आगे लेके जा सकते हैं, तो हमारे लिए वो सौभाग्य की बात होगी। बिल्कुल। आपको स्कूल्स ऑलरेडी डेवलप्ड स्कूल्स नहीं चुनने हैं, रजे हुए को नहीं रजाना है। आपको वो स्कूल्स चुनने हैं जहाँ पर आवश्यकता है। भटवार के स्कूल में एनएच के कारण आज लड़कियों को टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है, वो स्कूल चुनिए। कंडवाल का स्कूल जो है, जो आपकी होम पंचायत है, वो भी 4 लेन के कारण डिस्टर्ब हुआ है, अब वो स्कूल चुनिए। बीटीसी स्कूल जो हमारे पूर्वज ही कह सकते हैं, बख्शी टेकचंद जी, उनके द्वारा दान की गई ज़मीन के ऊपर जो है वो स्कूल बना है, आप वो स्कूल चुनिए। वहाँ बच्चियों के बैठने की व्यवस्था इतनी कम है कि वहाँ छतों से पानी टपकता है। तो जिस स्कूल को आवश्यकता है आप वो कीजिए। ये देखा-देखी में कॉपी कैट बन के ये सब काम अगर आप करने का प्रयत्न करेंगे, तो उससे नूरपुर का कम से कम कोई भला नहीं होने वाला।
आखिर जी अब आगे का विजन क्या है आपका नूरपुर के लिए? मेरा पर्सनली अगर आप पूछें तो ये चीज़ मैं हर जगह पे बोलता हूँ कि देखिए, बिजली, पानी और सड़क ये हमारी मूलभूत सुविधाएँ हैं। इनके ऊपर कंसिस्टेंटली काम होना चाहिए और यदि कोई दमदार व्यक्ति उस पोज़ीशन पर होगा, तो वो पीडब्ल्यूडी, आईपीएच और बिजली विभाग से काम लेना जानेगा। जाने जो व्यक्ति उनकी एक रिव्यू मीटिंग तक कंडक्ट नहीं कर सकता, जो उनसे ये तक नहीं पूछ सकता कि आपके पास जो फंड्स आए हैं, उन्हें आपने कहाँ एलोकेट किया है, मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे किसी भी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। दैट से मुझे लगता है कि नूरपुर में शिक्षा की, स्वास्थ्य की और रोज़गार की बहुत सारा पोटेंशियल है, जिसे हम लोग ठीक प्रकार से यूज़ नहीं कर पा रहे। नंबर 1 अगर आप शिक्षा की बात करें तो मेरा जो प्राइमरी विज़न है, उसमें हमें लगता है कि हमें अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी को स्ट्रेंथन करने पे ध्यान देना हो। बिल्कुल। हमें जगह-जगह पर लाइब्रेरीज़ खोलनी पड़ेंगी, जिसका छोटा-सा एक प्रयास हमने किया है। हमें करियर काउंसलिंग को बच्चों तक पहुँचाना पड़ेगा, ताकि उन्हें ये पता हो कि हमें 10वीं करने के बाद या 12वीं करने के बाद क्या करना है। क्या करें? हमें यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स को जो कि निःशुल्क कोचिंग दें, बच्चों को सरकारी प्रतियोगिताओं की तैयारी कराएँ। जैसे माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी ने हमीरपुर को एजुकेशन का हब बनाया है, मुझे लगता है नूरपुर में भी वही पोटेंशियल है एजुकेशन का एक हब बनने का। दूसरी अगर आप बात करें स्वास्थ्य की, तो आप शायद जानते होंगे कि इकलौती एम्बुलेंस इस टाइम हम चला रहे हैं। उसके ऊपर भी बहुत छींटा-कशी होती है कि भई आप इतना लेते हैं, ये करते हैं। तो मैं आपको आज बता दूँ कि जिसको आना है वो मेरे ऑफ़िस में आकर के कागज़ दे सकता है। हमारे को-डायरेक्टर हैं आकाश शर्मा, जो उस एम्बुलेंस को मैनेज करते हैं। और आज तक एक बार नहीं हुआ कि जो रिक्वायर्ड रेट होता है, हर बार उस एम्बुलेंस के तेल से लेके उस एम्बुलेंस की जो उन्हें चलाते हैं, उनकी तनख्वाह तक हम लोग अपनी जेब में वो तो भरते हैं। चलो चिंता वी हैव नेवर बीन इन प्रॉफिट। वो तो चिंता कसी है ना? चली रहेगी। तो एम्बुलेंस जो है मेरा बोलने का मतलब ये था कि एम्बुलेंस यहाँ पे ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल ठीक नहीं है। बिल्कुल। अगर हमारा हॉस्पिटल ठीक होता तो एम्बुलेंस में ऐसे तो हिमाचल के अंदर तो 108 भी ले जाती है। आपको हिमाचल बॉर्डर क्रॉस करा के पठानकोट लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है। रेफर हॉस्पिटल हाँ, ये तो एम्बुलेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे। आपका पीएसए प्लांट यहाँ पर है, डिसफंक्शनल। आपका मातृ शिशु अस्पताल यहाँ पर है, डिसफंक्शनल। आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन अंदर है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन के जो आपके ये हैं डॉक्टर्स हैं, वो शायद सिर्फ़ एक दिन बुधवार को बैठते हैं, जितने की मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुँची है। आपकी डिस्पेंसरी अंदर है, लेकिन वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं। आपकी डायग्नोस्टिक की लैब्स अंदर हैं, लेकिन उसमें टेस्ट रिपोर्ट्स गलत आ रही हैं। ये मतलब क्या स्ट्रक्चर क्रिएट किया है आपने? और आप रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन हैं। 2023 के बाद आपने एक मीटिंग कंडक्ट नहीं की। वो मीटिंग्स जो हैं वो मतलब चाय-पान के लिए और ये नमकीन और बिस्किट खाने के लिए कंडक्ट की। उसके बाद कुछ नहीं किया। मीटिंग तो पिछले 3 साल में अधिकारियों के साथ भी नहीं हुई कोई भी। देखिए, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप ये जो एक ज़िम्मेदारी नूरपुर की जनता ने आपके कंधों पे दी है, आप इस ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते, ये बोल के या ये सोच के कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार आएगी तो मैं काम करूँगा। ऐसे नहीं हो। देखो, आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तो अब जारी है, क्योंकि आपने भी गर्माहट ला दी है राजनीति में। अब आरोप भी लग रहे हैं, कुछ न कुछ नए-नए कमेंट्स आ रहे हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है, जो छींटाकशी जो दोयम दर्जे की जो छींटाकशी है? देखिए, मैं एक अंग्रेज़ी में कहावत होती है, दीज़ आर स्मॉल फिश। ये छोटी मछलियाँ हैं, ये करते रहेंगे कुछ ना कुछ। इन्हें देखिए, जिसका सेल्फिश इंटरेस्ट होगा, वो कहीं न कहीं अब मैं गर्व फ़ील करता हूँ इस चीज़ को लेके कि आज जो टीम हमारे साथ जुड़ी है, उनमें से एक भी व्यक्ति का मेरे साथ जुड़ने का या हमारी संस्था के साथ जुड़ने का कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। आप चाहें तो उन सब से पूछ सकते हैं कि एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं मुझे कहा होगा कि भैया मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, या हमारे लिए ये करा दो या वो करा दो। वो कमरा तक बुक नहीं करवाते हैं मेरे से, आप भूल जाइए बाकी सब चीज़ों। और जो लोग सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए विधायक साहब के आस-पास जुड़े हैं, उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हें गलत चीज़ें बता रहे हैं, आप अगर उनके हितैषी हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है उन्हें आईना दिखाना, उन्हें सच बताना। बिल्कुल। मैं दोस्त उसको मानूँगा जो मेरे मुँह पर मुझे सच बोलेगा, चाहे मुझे कितना ही बुरा क्यों ना लगे। लेकिन जो मेरे मुँह पर मेरी तारीफ़ कर रहा है और मेरे पीठ पीछे जो है 10 लोगों के सामने मेरी बातें कर रहा है, वो ना मेरा मित्र है, ना मेरा भला चाहता है, ना मेरा हितैषी। आपकी फाउंडेशन के बारे में भी कई बार आरोप लगते हैं कि इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? जी। देखिए, मैं बहुत जगह पे, बहुत प्लेटफ़ॉर्म्स पे क्लैरिफ़ाई कर चुका हूँ। सबसे पहला जो फंडिंग का सोर्स है, वो मेरे पिता की पॉलिटिकल पेंशन है। नंबर 2 जो सोर्स है, वो सीएसआर फंडिंग है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे हम कुछ कॉर्पोरेट्स हैं, कुछ फर्म्स हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि जो 2% प्रॉफ़िट्स आपने इन्वेस्ट करने हैं फॉर सोशल बेनिफिट, वो आप हमारे थ्रू यहाँ पर कीजिए। और नंबर 3 बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, मित्रगण हैं, जो हम क्राउड फंडिंग के लिए हमें पैसा देते हैं। ये सारा का सारा पैसा उनके बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में आता है। एक-एक चीज़ जब हम भी कहीं बाँटते हैं, हम किसी को कैश नहीं देते, हम चेक्स देते हैं। सो दैट ऑनलाइन ट्रैक रहे, ऑनलाइन रिकॉर्ड रहे। और हर एक चीज़ का ऑडिट जो है सालाना कराया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट।
जिसको भी कोई हमारी फंडिंग के ऊपर शक है वो आके हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स देख सकता है। हमें कोई यानी कि आपका मानना ये है कि वो पूरी की पूरी हमारे दर्शकों को ये जानकारी आप दे दो कि ट्रांसपेरेंसी है पूरी, एब्सोल्युटली यानी कि अकाउंट के माध्यम से पैसा आता है और अकाउंट के माध्यम से ही आज तक हमारी संस्था से कभी भी कहीं भी किसी को भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं की गई। ठीक। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। यदि कैश कभी विथड्रॉ हुआ भी है तो जब हम टूर्नामेंट्स कराते हैं उसके जो छोटे आप कहते हैं रनिंग कैश जो कहते हैं कि भाई टूर्नामेंट कराने के लिए आपको जो लाइनमैन है उसने किसी ने लाइन खींचनी है, किसी ने ग्राउंड की सफाई करनी है, कोई लेबर का काम करेगा। हाँ, घर जब बनते हैं जो लेबर वाले होते हैं नहीं होते कईयों के अकाउंट से, तो उनको कैश में हम लोगों को देना पड़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो कुछ भी है उसका सारे का रिकॉर्ड है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो भी लोग संस्था के ऊपर छींटाकशी करते हैं उनमें से किसी की इतनी भी किसी के पास इतनी भी कैपेसिटी है कि वो एक भी पैसे का एक भी पाई का यहाँ पर एक वो बता दे कि भाई ये चीज जो है कि गलत तरीके मिसयूज की। अब करेंगे राजनीति की बात, आने वाली राजनीति। लोगों का ये भी आरोप है कि ये छींटाकशी इसलिए हो रही है क्योंकि अपनी राजनीतिक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं अखिल जी, तो इस पर क्या कहना है? देखिए जिसकी जो सोच है मैं उसमें वो नहीं कर सकता। अगर मुझे राजनीतिक ग्राउंड तैयार करना ही होता तो मैं 2020 से करता, 2021 से करता। हमने विधायक जी को 3 साल दिए, उन्हें फंक्शन करने के लिए 3 साल दिए। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने रज के झूठ बोला। मैंने ये प्लेग्राउंड बनवा दिया, मैंने वहाँ का सैंक्शन करा दिया, मैंने ये करवा दिया, जिसकी फोटोग्राफिक प्रूफ के साथ मैंने अपने लाइव में दिखाया कोई शक कि भैया जो कुछ भी आप कह रहे हैं ग्राउंड पे ये सिचुएशन है, या तो आप जा नहीं रहे या आपको मिसगाइड किया जा रहा है। तो राजनीतिक ग्राउंड के लिए अगर हमें क्रिएशन करनी होती तो हम बहुत पहले से करते। मैं ये मानता हूं कि हमें तो फंसे हुए राजनीति में आना पड़ रहा है क्योंकि इस समय राजनीति में बोलने वाला, नूरपुर के हितों की रक्षा करने वाला, नूरपुर के लोगों की आवाज बनने वाला कोई व्यक्ति नहीं। बिल्कुल। और यदि हमें ये जो एक यहाँ पर हो रहा है इस चीज का खात्मा करना है, यदि हमें नूरपुर में, मैं देखिए मुझे कोई गुरेज नहीं है इश्यूज का नाम लेने में एंड आई होप आप इस चीज को एडिट ना करें। बिल्कुल। प्रोस्टिट्यूशन बहुत बड़ा इशू है नूरपुर में, यस, कोई नेता नहीं बोलता इसके बारे कोई नहीं बोलता है। में। ड्रग्स जो है बहुत बड़ा इशू है, कोई नहीं बोलेगा इसके बारे में। बिल्कुल। माइनिंग बहुत बड़ा इशू है, कोई नहीं बात करेगा इसके बारे में। ये मुद्दे हमारे भी मुद्दे हैं, रोजगार हमारा मुद्दा है। क्यों जब आपने नंगलाड़ में फैक्ट्रीज लगाई थी ये कमिटमेंट दी गई थी कि भाई आपको लैंड लीज पर इसलिए दी जा रही है, आपको सब्सिडाइज्ड बिजली देंगे, सब्सिडाइज्ड पानी देंगे, बदले में आप 75% लोकल लड़के को नौकरी रखवाएंगे। क्यों नहीं है वहां पे आज? बिल्कुल। और अगर नहीं है तो ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे? माना नहीं है आपकी सरकार, बैठ जाइए आंदोलन पे जाके। हाँ, क्यों नहीं? कौन रोक रहा है? बिल्कुल। निकलवाइए उनके कागज, देखिए कौन लोग वहां काम कर रहे हैं। इंदौरा में पेप्सी का प्लांट लगा और बड़ा अच्छा लगता है कि देखकर कि उन्होंने लोकल लड़कों को एडजस्ट किया, बिल्कुल। लोकल लोगों को वहां पर लिया। हमारे यहाँ 15 से 20 फैक्ट्रीज हैं, कौन काम कर रहा है उसमें? तो ये सारे इश्यूज, ये सारे मुद्दे जो हैं, ये विधायक की जुरिस्डिक्शन, उनके कार्यक्षेत्र के अंदर के मुद्दे हैं। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ना विधायक जी अपना काम कर रहे हैं ना ऑपोजिशन अपना काम कर रहा है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। आगे का क्या है कि भाई आपने कौन से दल से टिकट की उम्मीद रखी है? ये क्या क्या चल क्या रहा है? जी, मैं ऑनेस्टली मानूं तो मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, मेरे पास, यदि आप कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मेरे पास कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दल से ज्यादा जनता का बल जो है वो मैटर करता है। और जनता जो है वो कहीं ना कहीं दुखी है, हमारे साथ है, और वो चाहती है कि एक चेंज आए। नूरपुर की हिस्ट्री रही है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को आगे लेकर आने की, क्योंकि नूरपुर ने अपने सम्मान की, अपने आत्मसम्मान की रक्षा जो है वो सबसे ऊपर बढ़कर बढ़ चढ़ कर की है। और मुझे लगता है कि अगर इंडिपेंडेंट हम लोग एक कैंडिडेट के तौर पे आगे आते हैं तो फिलहाल हमारी तैयारी उसी तरीके से चल रही है। बाकी ये सब डिसीजंस जो हैं आप जानते हैं कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वैसे टिकट के लिए अप्रोच करेंगे आप कांग्रेस की? देखिए, मैं किसी को अप्रोच नहीं करूंगा। हाँ, जिसको मुझे अप्रोच करना है वो जानता है कि ये दफ्तर कहाँ है, कि कुर्सी कहाँ है, बिल्कुल आ सकता है। आजाद लड़ना है और लोगों के बीच में जाना है। जी, और कोई हमारे दर्शकों के लिए कोई खास मैसेज? मैं दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे यंगस्टर्स जो हैं, हमारी महिलाएं जो हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित एक कम्युनिटीज़ में आते हैं। और मुझे लगता है कि यदि आप अवेयर रहेंगे
यदि आप अपने हितों के बारे में जानेंगे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खड़े होंगे और ये जो बंदरबांट चल रही है, जहाँ शराब के बल पे, पैसे के बल पे लोगों को खरीद कर उनसे उनका ईमान खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, यदि आप इससे दूर रहेंगे तो आपके लिए और आपके क्षेत्र के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज़ अगर हम एक सुरक्षित नूरपुर, एक साफ नूरपुर, एक स्वच्छ नूरपुर और एक ऐसा नूरपुर जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पे फ़ोकस किया जाए, यदि वो हम आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को नहीं दे पाएँगे, तो आई थिंक एज़ अ जनरेशन मैं अपने आप को फेलियर मा बहुत बढ़िया। बहुत-बहुत धन्यवाद अखिल जी आपका। आपने केएट मीडिया के लिए समय दिया। तो ये थे अखिल बख्शी जी, जिन्होंने खुल के आज केएट मीडिया से बात की। धन्यवाद जी।